जमशेदपुर 1947 के पहले, आज़ादी के पहले हमारे देश में केवल एकमात्र आयरन एंड स्टील प्लांट टिस्को था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी था, यानी इसको एक इंडिविजुअल या कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन कर रहे थे। जमशेदजी टाटा इसके ऑनर थे। आज़ादी के बाद सरकार ने बहुत से कोशिश की, इनिशिएटिव्स लिए और हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग स्टेट्स में बहुत से आयरन एंड स्टील प्लांट्स को सेटअप किया ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके, हमारे देश का डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हो सके। टिस्को की बात करें तो टिस्को की शुरुआत 1907 में सांची में हुआ। ये जो जगह है ये झारखंड में है और ये स्वर्ण रेखा नदी और खारकई नदी के कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है। यानी स्वर्ण रेखा और खारकई नदी जिस भी जगह पे आकर मिलती है उस जगह पे सांची मौजूद है। आज़ादी के बाद सांची ये जो जगह था इसका नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया और आज हम लोग इसे जमशेदपुर के नाम से ही जानते हैं। ज्योग्राफिकली बात करें तो जमशेदपुर एक ऐसे जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे आयरन एंड स्टील सेंटर को बेहतर तरीके से ओपन किया जा सकता है और वहाँ पे ये इंडस्ट्री काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। यानी जमशेदपुर एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज प्रोवाइड करता है आयरन एंड स्टील प्लांट को सेटअप करने के लिए। सांची की बात करें तो यहाँ पे ये जो जगह था इसे चूज़ किया गया कि यहाँ पे स्टील प्लांट को सेटअप किया जाए। तो इसके पीछे बहुत से ऐसे रीजन्स हैं, वजह है जिसकी वजह से जमशेदपुर को चूज़ किया गया फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये जो जगह है ये बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पे एक स्टेशन है, कालीमती स्टेशन। कालीमती स्टेशन से ये जगह केवल 32 किलोमीटर्स की दूरी पे है। ये जो टाटा स्टील वर्क है, यहाँ पे जो टाटा का आयरन एंड स्टील कंपनी है, ये इस कालीमती रेलवे स्टेशन से केवल 32 किलोमीटर 32 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये एक लोकेशनल एडवांटेज है कि यहाँ पे जो भी आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस हुआ वो आसानी से रेलवे के ज़रिए से देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक ट्रांसपोर्टेशनल एडवांटेज है क्योंकि ये जगह रेलवे स्टेशन के काफ़ी पास है। और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत से इनपुट्स और रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, मैंगनीज। तो इसके जो रिजर्व्स हैं, इसके डिपॉजिट्स हैं, वो जमशेदपुर के आसपास के रीजन्स में ही हैं। और कोलकाता की बात करें, झारखंड के पास में ही वेस्ट बंगाल है, कोलकाता है। तो कोलकाता में एक बहुत बड़ा मार्केट है, ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पे कंज्यूमर बेस काफ़ी ज़्यादा है। जो भी आयरन एंड स्टील के प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कोलकाता एक बहुत बड़ा मार्केट है आयरन और स्टील के लिए। तो ये कुछ लोकेशनल एडवांटेज हैं जिसकी वजह से टाटा या टिस्को को जमशेदपुर के अंदर स्टार्ट किया गया। टिस्को में जो कोयला है वो झरिया के कोयला के खदानों से आता है और आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मैंगनीज, ये जो रॉ मटेरियल्स हैं ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से आता है। तो ये तो हो गए कि रॉ मटेरियल किन किन रीजन से आता है। और खारकई नदी और स्वर्ण रेखा नदी इस इंडस्ट्री को एनफ वाटर सप्लाई करता है जिससे कि अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो पाता है। इस इंडस्ट्री का और भी डेवलपमेंट हो सके, इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी किया, कैपिटल प्रोवाइड किया, पैसे से मदद करी, टेक्नोलॉजी से मदद करी, जिससे कि टिस्को का और भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। जमशेदपुर में बात करें तो जमशेदपुर में टिस्को जब ग्रोथ होने लगा, इसका डेवलपमेंट होने लगा, तो इसके बाद जमशेदपुर में ही बहुत से इंडस्ट्रियल प्लांट्स को और सेटअप किया गया। जैसे बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया जो कि केमिकल को प्रोड्यूस करता है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, मशीनरी, टीन प्लेट
केबल, वायर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करता है। तो पहले ये जो जमशेदपुर था वहाँ पे मेन और मेजर इंडस्ट्री था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लेकिन बाद में बहुत सी एंसिलरी इंडस्ट्री यहाँ पे लोकेट हुई, बनी, जैसे कि ये सारी इंडस्ट्री भी बाद में प्रोडक्शन करने लगी और अपना ग्रोथ करने लगी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हमारे देश में, हमारे इंडिया में रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ के दरवाजे खोल दिया। हमारे देश में प्रोग्रेस हो, इकोनॉमी बेहतर करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, काम मिले, इसके लिए ये ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री का भी प्रोग्रेस हो। हमारे देश में लगभग हर इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है मशीनरी के लिए, अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि मशीन ज़्यादातर आयरन या स्टील से ही मिलकर बने हुए हैं। या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी रोड इक्विपमेंट है, रेलवे इक्विपमेंट हैं, ट्रेन्स हैं, लोकोमोटिव पार्ट्स हैं, उसमें आयरन एंड स्टील का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो डिपेंडेंस है, जो निर्भरता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारे देश में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बड़े बड़े फार्म्स हैं, लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं। इसके साथ साथ बहुत से जगहों पे मिनी स्टील प्लांट्स हैं, मतलब छोटे स्केल पे वहाँ पे आयरन एंड स्टील को प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें रोलिंग मिल्स, एंसिलरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स शामिल हैं। तो हमारे देश में लार्ज स्टील मिल्स या मिनी स्टील मिल्स या मीडियम साइज के जो भी स्टील फार्म्स हैं, ये अलग अलग साइज के जो स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो आयरन एंड स्टील को प्रोड्यूस करते हैं और हमारे देश के दूसरे इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो चाहे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, या फिर किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री हो, वो प्रॉपर तरीके से ग्रो कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे देश में ये जो मेजर इंडस्ट्री है, ये जो आयरन एंड स्टील जो कि एक हेवी इंडस्ट्री है, इसका प्रॉपर तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता रहे। पिट्सबर्ग, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टील सिटी है। पिट्सबर्ग के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को सेटअप करने के पीछे इस जगह का लोकेशनल एडवांटेज काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में बहुत सी रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे कि कोल, आयरन ओर। तो पिट्सबर्ग में ही कोल लोकली अवेलेबल है, लेकिन आयरन ओर की बात करें तो आयरन ओर पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर एक जगह है मिनेसोटा। वो मिनेसोटा में आयरन ओर की माइंस हैं। वहाँ पे आयरन ओर की माइंस को पिट्सबर्ग में ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू वाटरवे। तो यहाँ पे पिट्सबर्ग में तो कोयला लोकली अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे आयरन ओर इस जगह से 1500 किलोमीटर दूर के रीजन से आता है। अब ये जो मिनेसोटा में आयरन ओर है और पिट्सबर्ग में इतना डिस्टेंस है, तो इतने डिस्टेंस में आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है? वाटरवे के ज़रिए से। और वो वाटरवे कहाँ से निकलता है? ग्रेट लेक्स से निकलता है। यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये आपका मिनेसोटा है, ओके, ये आपका मिनेसोटा है और यहाँ पे आयरन ओर की माइंस हैं और इसके बगल में ही ग्रेट लेक्स का पूरा एक नेटवर्क बिछा हुआ है। और यहाँ पे आयरन ओर को शिप के ऊपर लादा जाता है और फिर वो शिप ऐसे जाती है वाटरवे के ज़रिए से, पानी में ट्रांसपोर्ट करती है और फिर ये पिट्सबर्ग में पहुँचती है। पिट्सबर्ग में क्या होता है, यहाँ पे ये शिप पहुँची। अब शिप से पिट्सबर्ग का जो भी स्टील इंडस्ट्री है वहाँ पे आयरन ओर को ले जाया जाता है ट्रेन के माध्यम से, और इससे पिट्सबर्ग के अंदर जो भी स्टील प्लांट्स हैं वहाँ पे आयरन ओर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है।
पिट्सबर्ग के अंदर बहुत सी नदियां हैं, जैसे ओहियो रिवर, मोनोगाहेला रिवर, एलिघेनी रिवर। ये जो अलग अलग रिवर्स हैं और ये जो लेक का पूरा नेटवर्क है, ये यहाँ पे मौजूद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को एडिक्वेट वाटर सप्लाई करती है। आज पिट्सबर्ग के अंदर लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील फर्म्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि जो स्टील फर्म्स हैं उसे पिट्सबर्ग से हटाकर मोनोगहेला और एलिघेनी रिवर वैली में लोकेट कर दिया गया है। और ओहियो रिवर के डाउन स्ट्रीम के इलाके में भी बहुत से लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील फर्म खुल गई है, जिसकी वजह से पिट्सबर्ग के अंदर जो स्टील इंडस्ट्री का डोमिनेंस था वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो क्या यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो शिफ्ट कर रहा है। पहले जो पिट्सबर्ग में था वो अब ये रिवर वैलीज में खुलने लगी है, और जो भी इन इंडस्ट्रीज़ में स्टील को प्रोड्यूस किया जाता है उस फिनिश्ड स्टील को मार्केट में भेज दिया जाता है थ्रू लैंड रूट और वाटर रूट। लैंड रूट में रोडवे या रेलवे के ज़रिए से, और वाटर रूट में ये ग्रेट लेक का जो सिस्टम है उसके ज़रिए से। पिट्सबर्ग के अंदर केवल स्टील के मिल्स ही नहीं हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, और ये फैक्ट्री और इंडस्ट्री इस स्टील मिल के द्वारा बनाए गए आयरन एंड स्टील का इस्तेमाल एज ए रॉ मटेरियल करती है अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जैसे कि रेलवे के प्रोडक्ट्स, ट्रेन के, लोकोमोटिव के इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, हेवी मशीनरी को बनाने के लिए, रेल्स को बनाने के लिए, कहीं ना कहीं और दूसरी इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के द्वारा बनाए गए आयरन को एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है। अगर बात करें ग्रेट लेक्स की तो 5 लेक हैं। एक तो लेक सुपीरियर, हुरोन लेक, ओंटारियो लेक, मिचिगन लेक और ईरी लेक। ये जो 5 लेक हैं इसमें से सबसे बड़ा लेक है आपका लेक सुपीरियर, और लेक सुपीरियर सबसे ऊपर है, यानी जो हायर अप स्ट्रीम है वहाँ पे लोकेटेड है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है कि मान के चलते ये माउंटेन है, माउंटेन से कोई नदी निकला और ये नदी बहते बहते आगे की ओर बढ़ रहा है और ये फाइनली सी में जाकर मिल रहा है। तो ये जो आपका रीजन है ये आपका अप स्ट्रीम हो गया, ये हो गया अप स्ट्रीम, और ये आपका हो गया डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे वाला पार्ट जो सी के या ओशियन के पास है, उस वाले रीजन में जो नदी बह रही है उस रीजन को हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम, और ऊपर वाले को अप स्ट्रीम कहेंगे। तो लेक सुपीरियर अप स्ट्रीम में यानी नॉर्थ में सबसे ऊपर है इन ग्रेट लेक्स के पूरे नेटवर्क में। अगर मैप पे देखें तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, यूएसए है, ये आपका कनाडा है। तो यहाँ पे एक ग्रेट लेक, ये 5 ग्रेट लेक्स यहाँ पे लोकेटेड है यूएसए के ईस्टर्न साइड में। यूएसए के ईस्टर्न साइड में ये ग्रेट लेक्स हैं, और वो ग्रेट लेक्स कौन कौन से हैं? सुपीरियर, हुरोन, ओंटारियो, मिचिगन और ईरी लेक्स। और इसमें सबसे बड़ा लेक कौन सा है? लेक सुपीरियर।